गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विथ नेक्स्ट पेपर विच इज ऑन पेपर 3 पार्ट बी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक अगर हम किसी पेपर को मानते हैं हमारे एमपीपीएससी के प्रिपरेशन में तो आई गेस ये पेपर 3 ही होता है। अच्छा हुआ कि 2024 से इसको पूरा 300 मार्क्स से कम करके कमीशन ने कम से कम इसको 150 मार्क्स में कर दिया, ठीक है। लेकिन अब जो भी पुराना था, कैसे भी मार्क्स आते थे, क्या वेटेज था, उन सबको हटा के आज मैं आपको पेपर 3 के लिए आंसर राइटिंग के साथ साथ आपको एक जो अप्रोच अभी हमने लास्ट पेपर्स में देखी है वो बहुत डिटेल में इस अप्रोच से हम आज बात करेंगे। स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि साइंस के पेपर का एक तो कंटेंट का बहुत बड़ा इशू आता है, ठीक है। दूसरा, इसको हम कहाँ से पढ़ें, किस सोर्स से पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट होता है ये पेपर, ठीक है। लेकिन आज की क्लास के डिस्कशन में इस पेपर को मैं आपको कोशिश करूंगी कि यू फील दैट दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट और बहुत ही क्या कहना चाहिए, क्या कम टाइम में लेने वाला पेपर है, जिससे आप बहुत कम टाइम में एक सिर्फ फोकस्ड होकर अगर पढ़ाई करेंगे तो सबसे अच्छे मार्क्स, एवरेज मार्क्स नहीं, स्पेशल जो मार्क्स जिसे कहते हैं जिससे आपकी रैंक डिसाइड होती है, वह डिसाइड करने का काम करता है पेपर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पेपर 3 के पार्ट बी से विच इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात तो 2024 में सिलेबस चेंज होने से दो, अगर इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम है, कोई भी आप स्टूडेंट्स हो, तो सबसे अच्छी बात ये करा गया है कि इसका जो क्या कहना चाहिए वेटेज है वो कम कर दिया गया है। एक अच्छी चीज हुई। दूसरा, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो कोर साइंस थी उस कोर साइंस का जो पार्ट था उसको भी क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। तो इससे जो आपके इंग्लिश मीडियम होने का मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट ने साइंस ही लिया हो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में जो आर्ट्स स्टूडेंट है, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, और हिंदी मीडियम में भी अगर कहें, उन सबको, क्योंकि साइंस का पेपर में जो बेसिक साइंस थी उसके बहुत टफ कहना चाहिए या फिर बहुत ही एक्चुअल साइंस जैसे बोली जाती थी उस साइंस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, जिस वजह से बच्चों की स्कोरिंग बहुत कम होती थी। और इनफैक्ट हमने 2020 का जो पेपर आया था और उसके बाद जो कई पेपर्स थे, जो कमीशन है उन्होंने इसमें ऑप्शंस देना भी बंद कर दिया था। तो उसके बेसिस पे कई लोगों का मेंस भी क्लियर नहीं हो पा रहा था, भले ही उनके ओवरऑल बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हो। और उसके बाद ये पेपर तो हमेशा याद रखना, यह पेपर आपके सिलेक्शन के साथ साथ सबसे बड़ी चीज क्या है, ये आपकी रैंक डिसाइड करता है, ठीक है। आने वाले पेपर 4, 5, 6 तो आपकी रैंक डिसाइड करते करते हैं, लेकिन पेपर 3 जो कि अभी आप अगर साइंस की बात करें तो आपका रैंक डिसाइड करने का काम करता है। तो बहुत अच्छे से इसे कवर करना है। सबसे पहले अपने दिमाग में लेके चलिए कि ये बर्डन नहीं है, यह पेपर हम बहुत इजीली और सबसे पहले कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके सिलेबस के साथ, ठीक है। आप सिलेबस को देखिए। जनरल साइंस का जो पोर्शन था, ठीक है, जनरल साइंस का पोर्शन यूनिट 1 में सिंपल 3 टॉपिक में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। क्या आया है साइंस में, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ साइंस कर दिया गया है। दूसरी चीज यहां पर एक चीज डाल दी है सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस यहां पर सेल। बस ये जो 3 टॉपिक हैं ये सिर्फ साइंस से रिलेटेड है, इनको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। इसके बाद तो जो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ये आपका टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है। इसको डील करना बहुत आसान है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना लिखा है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उतने की ही नोट्स बनाने हैं। डन। तो अब जैसे स्टार्ट करते हैं सिंपल एप्लीकेशन ऑफ साइंस। तो अगर सिंपल एप्लीकेशन ऑफ साइंस में अगर मैं बात करूं आपकी, तो सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें जो फॉर्मेटिंग आता है और जो नोट्स हैं, इसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री स्पेशली और बायो के जो डे टू डे एप्लीकेशंस वाले चैप्टर्स हैं, डे टू डे एप्लीकेशंस, ठीक है, उन चैप्टर्स को ही आप रीड करिए, ठीक है। तो डे टू डे एप्लीकेशंस वाले चैप्टर्स कौन कौन से आते हैं, जैसे कि अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे तो हमारा जो मिरर वाला है, ठीक है, मिरर में आप ओवर कॉन्वेक्स लेंस कैसे यूज होता है, कॉन्केव लेंस की क्या एप्लीकेशन है, मिराज कहाँ फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, इस टाइप के क्वेश्चन। अगर केमिस्ट्री में हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में आपकी जो फूड केमिस्ट्री वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिजिक्स का मोशन, इनर्शिया, लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं, लिफ्ट में नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है, क्या हुआ, ये प्रैक्टिकल लाइफ की एप्लीकेशंस है। तो क्या यही इन्होंने बोला है क्या, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ साइंस, कैसे हो रहा है, पानी में चीजें डूब रही हैं तो उतली
क्यों दिख रही हैं, पीछे से गाड़ी आ रही है तो ऑब्जेक्ट जो मिरर में है वो पास में क्यों अपीयर हो रहे हैं, इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं किस फिनोमेना से होते हैं, यही टाइप के क्वेश्चंस आपके 2 और 7 स्पेशली 2 और 7 मार्क्स में पूछे गए हैं। ठीक है, हमको इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इनके सिंपल बेसिक करके इनके एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन हैं, एप्लीकेशन बेस्ड जो टॉपिक्स हैं, आप उनको अपने नोट्स में लिखिए। फिर नेक्स्ट क्या आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और उसका टाइप और ऑर्गेनिक फार्मिंग। सिंपल सी बात है, जो लिखा है उतना ही पढ़िए। ऑर्गेनिक फार्मिंग आया है तो कोई भी टॉपिक आया है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो व्हाट, वेयर, हाउ और व्हेन, ठीक है, कोई भी अगर टॉपिक आ रहा है तो उनको इसी डायमेंशन पे हमें सिर्फ व्हाट, वेयर, हाउ और व्हेन सिंपल इतना देखने के बाद इनको इसी टॉपिक पे लिख के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, सिंपली फिर सेल स्ट्रक्चर जितना दिया है उतना बात करेंगे। ठीक है, बेसिक बैलेंस डाइट, ह्यूमन हार्मोन्स, बॉडी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। आप लास्ट ईयर के पेपर्स 2024 से पेपर पहले उठा के देखेंगे, जितना पूछा है साइंस में सबसे अच्छी बात है वहीं से क्वेश्चन आता है। हार्मोन्स पे हर बार क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ लो हार्मोन्स। ठीक है, कौन 2 प्रकार के होंगे, प्लांट हार्मोन्स होंगे, एनिमल हार्मोन्स होंगे। ठीक है, अब इन हार्मोन्स के क्या पढ़ देंगे आप, फंक्शंस पढ़ लीजिए। ठीक है, फंक्शंस के साथ साथ कहाँ से सीक्रेट होते हैं ये। ठीक, इतनी ही चीजें हार्मोन्स के बारे में पता होंगी, बेसिक सिंपल बेसिक हार्मोन टॉपिक डालिए। अब एक और मैं आपको सोर्स भी बताऊंगी आगे चल के, किस सोर्स से हमें इन चीजों को डील करना है मोस्टली। अब हाँ, फिर आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी, इसको थोड़ा सा बाद में रखते हैं। ये जो बेसिक साइंस वाला टॉपिक था, इसको डील करने के लिए अगर मैं सोर्स की बात करूं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर सोर्स लिखते हैं, ठीक है, सोर्स पे अगर बात करें तो सोर्स में आप बेसिक एनसीईआरटी को, बाकी आपके कोचिंग के नोट जो भी हैं आप बिल्कुल करिए, लेकिन साथ में अगर आप एनसीईआरटीज को देखते हैं, टॉपिक के आगे आप एनसीईआरटी लिख दीजिए या फिर ई ज्ञान कोश लिख दीजिए, तो आपको सीधा टॉपिक्स की 2 से 3 पेज की पीडीएफ आ जाती है। चुपचाप से पढ़िए और आगे बढ़िए। ठीक है, बस इतना ही करना है हमें साइंस के पेपर के लिए। ठीक है, फिर आता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल डेफिनेशन, यूजेस, हेल्थ, मेडिसिन, एप्लीकेशन, सॉरी हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री, एनवायरमेंट, जितना लिखा है उस बेसिस पे बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आप 7 मार्कर और 10 मार्कर में जो जो लिखा है, मेडिसिन में, हेल्थ में बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन हेल्थ, मेडिसिन, एनवायरमेंट सब में लिख के एक एक पेज में लिख के रख लीजिए। ठीक है, इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, अभी रिसेंटली आज के पेपर में आया था इंटरनेट प्लस करंट अफेयर्स कि जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उन कॉस्मेटिक्स के यूज से एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हर कॉस्मेटिक क्या ऑर्गेनिक जाना चाह रहा है, नेचर की प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। आपको एक जैसे परफ्यूम ही बनाना है, अगर तो परफ्यूम बनाने के लिए अगर आपको रोज का परफ्यूम बनाना है तो रोज के परफ्यूम के लिए कितने हजारों फूलों को यूज करके एक इतनी सी बोतल परफ्यूम बनता है। ठीक है, तो नेचर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज करेंगी कि आपको कोई भी अगर इंग्रेडिएंट बना है, कोई भी कॉस्मेटिक बनाना है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, बायो रिएक्टर। ठीक है, छोटा सा एक करंट अफेयर का टॉपिक है, थोड़ा सा मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, तो अगर जो भी 2000 अभी मेंस देने वाले हैं आप अपडेट कर लीजिए कि बायो रिएक्टर्स का आप यूज करके एनवायरनमेंट को जो प्रॉब्लम्स हो रही है उन चीज को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बाय यूजिंग बायो रिएक्टर। तो जो आपका ऑर्गेनिक और नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको भी यूज कर सके और एनवायरनमेंट को भी प्रॉब्लम ना सके। ठीक है, सेम चीज कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोनॉमी, आर्यभट्ट, 12 मेयर, सिंपल सी चीजें हैं, जितना नाम लिखा है जो जो लिखा है उसको आगे लिखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, ये साइंस की सबसे अच्छी बात है। नेक्स्ट, कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है ये बहुत, ये वाली जो यूनिट है आपकी यूनिट 2, ये इजीएस्ट ऑफ द यूनिट है। ठीक है, इससे 2 मार्कर, जैसे क्वेश्चन तो सबके क्लियरली वही आने हैं। ठीक है, जैसे कि 3 क्वेश्चंस आपके 2 मार्कर्स के आएंगे, 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे, फिर 2 क्वेश्चंस किसके आएंगे आपके 7 मार्कर के आएंगे, 2 क्वेश्चन 7 मार्कर्स के आएंगे, और एक क्वेश्चन हर यूनिट से किसके आएगा, 10 मार्कर का आएगा। तो अब ये यूनिट है प्रॉपरली। ठीक है, अब इस यूनिट में से 3 क्वेश्चन 2 मार्कर्स के आने वाले हैं। अब टॉपिक कितने दिए हैं, इतने सारे। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन ही याद कर लो। कैसे भाई, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, विंडोज क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, व्हाट इज सी, व्हाट इज C++, व्हाट इज जावा, वाटर ट्रांसलेटर, व्हाट इज इंटरप्रिटेशन, हर वर्ड्स की डेफिनेशन। इंटरनेट क्या है, सोशल मीडिया क्या होती है, व्हाट इज ई गवर्नेंस। ठीक है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है।
ठीक है। अब ये पोर्टल्स एंड वेबसाइट, इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, वेब पेजेस। इनसे रिलेटेड अगर कोई करंट में चल रहे हैं, ठीक है, करंट में अगर ये चीजें चल रही हैं तो करंट से रिलेटेड इनको देखिए, ठीक है। इनका 2 मार्क्स में सिंपल कोई टर्मिनोलॉजीज आ सकती है, या फिर पूरा 7 मार्कर में राइट द डिफरेंट पेजेस एंड डिफरेंट पोर्टल्स एसोसिएटेड विद दी, किसी भी चीज से आप एजुकेशन से रिलेटेड बोल सकते हैं या कोई भी पोर्टल्स हो सकता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में चीजें आ गई। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन कर दी। 7 मार्कर्स में अगर इस टॉपिक से देखा जाए तो 7 मार्कर से, सॉरी 10 मार्कर से रिलेटेड क्वेश्चन किस में आता है, मोस्टली सोशल मीडिया और ई गवर्नेंस के बेसिस पे एक 10 मार्कर का क्वेश्चन हमेशा बनता है। इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ठीक है, सोशल मीडिया का यूज कैसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया इज अ बून और बैन, हाउ ई गवर्नेंस इज कैन बी इम्पैक्टफुल, ई गवर्नेंस का कैसे यूज करेंगे, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म क्या है, कौन कौन सी पॉलिसीज ई गवर्नेंस से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो आपने पहले तो सबसे पहले इस सब में जो जो कीवर्ड्स लिखे हैं सबका 2 मार्कर्स की डेफिनेशन याद आनी चाहिए। साइंस के पेपर के साथ सबसे अच्छी बात भी है और बुरी बात भी यह है कि आप दिस दैट करके कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। अगर हार्डवेयर की डेफिनेशन, C++ या जावा की डेफिनेशन आपको प्रॉपर्ली नहीं पता होगी तो यू कैन राइट वेग डेफिनेशन ऑफ एनीथिंग, ठीक है। कुछ भी लिख के नहीं आ सकते, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो एग्जैक्ट पता होने के लिए सबसे पहले नोट्स में सी क्या होता है, C++ क्या होता है। अगर आप इस क्वेश्चन का कोई भी चीज 7 मार्कर या 10 मार्कर में भी लिख रहे हैं तो उसका स्टार्टिंग ही, इंट्रोडक्शन ही, किसी चीज का इंट्रोडक्शन ही कैसे कर सकते हैं, किसी चीज का इंट्रोडक्शन आप डेफिनेशन से कर सकते हैं, ठीक है। उसकी डेफिनेशन से आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस के पेपर के लिए। डन। अब नेक्स्ट जो आता है जिससे सबको डर लगता है भाई, मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथ्स वाला जो बच्चा है उसको भी छोड़े हुए बहुत टाइम हो चुका है। नॉन मैथमेटिक्स वाले तो पहले ही हैंड रेज कर सकते हैं, मैम हम नहीं कर सकते मैथ्स, ठीक है। लेकिन भाई ये खुशी की बात ये है कि ये यूनिट 2 में ही इसको इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो लेकिन हाई चांसेस रहते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में देखने को हमेशा मिला है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना। जैसे कि अगर हम टॉपिक्स की बात करेंगे मैथ्स में तो नंबर एंड इट्स टाइप, सिंपल जो नंबर के टाइप्स है, व्हाट आर रैशनल नंबर, व्हाट आर इरेशनल नंबर, इस पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। मेथड्स ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इससे सिंपल 2 मार्क्स में आया है। फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, इस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके किस में जाते हैं, 7 मार्कर और 10 मार्कर्स में मोस्टली आ जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अभी मैंने थोड़ा सा आंसर राइटिंग में लिया है, कैसे डील करना है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको हमेशा किस में, 7 में मिलेंगे, ठीक है, कम 10 पे। लेकिन ये जो सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला है, इसकी हाई चांसेस है कि आपको ये क्वेश्चन किस में मिलेगा, 10 मार्कर्स में देखने को मिलेगा। उसके फॉर्मूला बड़े हैं, बड़े बड़े रहते हैं, उसको कॉम्बिनेशन मिला के क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये जो टॉपिक है इसको स्पेसिफिकली 10 के लिए तैयार करके रखो। बाकी ये टॉपिक 2 और 7 मार्कर के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 3। अब ये जो पूरी यूनिट 3 है इसको सिर्फ 2 चीजों से पढ़िए आप चुपचाप से। इसको कोई भी टॉपिक के आगे डालिए एनसीईआरटी, ठीक है, या कोई भी गवर्नमेंट साइट है पीआईवी से रिलेटेड आपको स्कीम्स मिल जाएंगी, और एनसीईआरटी पीआईवी और कोई भी यूज करके सिंपल से इसको पढ़ना है, ठीक है। और इनकी गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट, ठीक है, जैसे कि अगर आयुष दे रखा है तो आयुष की ऑफिशियल साइट पर जाइए, प्रॉपरली इसकी डेफिनेशन मिलेंगी, इसकी डायमेंशंस मिलेंगी, इन सारी चीजों को आप वहां से कवर करिए। सिर्फ जितना लिखा है इसी बेस पे क्वेश्चन आया है, जैसे कि इसमें भी वही करना है, जितनी भी टर्म्स लिखी हैं उन पर प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। जितनी भी टर्म्स लिखी है चुपचाप से नोट्स बनाना चाहिए, जैसे कि 1 नेशन 1 हेल्थ सिस्टम पॉलिसी, ठीक है, सिंपल इस पे नोट्स पे कोई भी पॉलिसी आई है तो कब आई, व्हेन, ठीक है, व्हाट क्या होगा, और इससे क्या 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 कहना चाहिए, व्हाट होने के बाद इससे क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, ठीक है, और इसमें क्या क्या वे फॉरवर्ड है। ये सारी चीजें आपको अगर कहीं भी सर्च करेंगे तो डेफिनेटली सारे डेटा आपको एक बार में मिल जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं आयुर्वेद, योग, नेचर, इसका तो पूरा आयुष से आपको सारी चीजें, प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, बेसिक सिंपल यही उठा के आ गया था, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, सिंपल 2 मार्कर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर हेल्थ मैनेजमेंट इंक्लूडिंग आयुष एट द सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज लेवल, नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड स्कोप आयुर्वेदा, ठीक है। भैया हेल्थ मैनेजमेंट आयुष का सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे कर रहे हैं, ठीक है, मींस आप कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो नेशनल, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे किससे डील कर रहे हैं, हेल्थ मैनेजमेंट से कर रहे हैं। सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस किसके में रहेंगे, ये क्वेश्चन आने के चांसेस 7 और 10 मार्कर में रहेंगे, ठीक है। ये वाला पंचकोश और ये वाला जो पूरा टॉपिक है 7 मार्कर के अकॉर्डिंग है,
ठीक है। फिर शोल्डर स्तर का नॉलेज ऑफ नामकरण निष्काम, ये 7 मार्कर वाला ही है मोस्टली, क्योंकि सिंपल एक एक वर्ड उठा के 7 में देते हैं, ठीक है। ओवरऑल 10 मार्कर में आएगा, तो ये हेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी, या आपको पूरा आयुष सिस्टम समझाने के लिए दे दिया जाएगा। अगर इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन अगर 10 मार्कर का बनेगा तो बहुत कम चांसेस है कि बड़ा है अष्टांग योग, ठीक है, 7 मार्कर में भी आ सकता है, 10 मार्कर में आ सकता है, ठीक है। 7 और 10 दोनों का कॉन्सेप्ट रहता है। डन। तो बेसिक यूनिट है, इनके नोट्स बना के सबसे पहले रखना है हमें, ठीक है। फिर आते हैं हमारी फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट क्या है, पूरी स्कीम बेस्ड है, ठीक है। अब स्कीम से रिलेटेड है तो सीधी सी जाइए स्कीम की जो हमारी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल मिनिस्ट्री खोल के पूरा बैठी है, लेकिन यहाँ से आपको नोट्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम रहते हैं, लास्ट ईयर अभी क्वेश्चन आया था ये NSEAP पे, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। टॉपिक है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, कौन कौन से प्रोग्राम है, हेल्थ हाइजीन एंड डिसीज, लेप्रोसी से रिलेटेड, एड्स से रिलेटेड, ब्लाइंडलेट से रिलेटेड, पोलियो, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, रिप्रोडक्शन, चाइल्ड हेल्थ, सिंपल स्कीम का नाम दिया है, ठीक है। तो कोई भी जब भी कोई भी स्कीम बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, हमेशा याद रखना है स्कीम बेस्ड में व्हेन, ठीक है, कब आई है स्कीम, इसके बेनिफिशियरी कौन है, ठीक है, बेनिफिशियरी कह लो या फिर इसका पर्पस कह लो, दोनों आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है पता होना। और उसके बाद अभी तक इसके क्या अचीवमेंट्स हुए हैं, ठीक है, ये चीज हमेशा किसी भी स्कीम पे आपको लिखना है। और इसमें अगर कुछ लिमिटेशंस हैं या फिर लिमिटेशंस हैं, उनको आपको लिख के रखना है कि भाई ये कमी है, इस कमी के बेसिस पे सुधार करा जा सकता है और आगे क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, ठीक है। ये आपको बेसिक चीजें किसी भी स्कीम पे पता होनी चाहिए। और अंडर हुम, सेंटर की स्कीम है, स्टेट की स्कीम है, ठीक है, कौन लॉन्च कर रहा है, ये एक सिंपल इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है आपको किसी भी स्कीम को लिखने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्कीम बेस्ड का है, पूरी की पूरी जो यूनिट है वो स्कीम पे आ रही है। सर डालो आप स्कीम, तुरंत आपको या तो PIV या उसकी साइट पे स्कीम आ जाएगी, पूरी चीज यहाँ पर अपने शॉर्ट नोट्स में अपनी लैंग्वेज में लिखिए और आगे बढ़िए, बस उसको रिवाइज करना है। और उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, उसके शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसमें क्या क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, आप उनको डील कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर, प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर स्ट्रक्चर, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या होते हैं, लेवल्स ऑफ रूरल हॉस्पिटल्स। और ये थोड़ा क्वेश्चन आपको 10 मार्कर में आ जाएगा क्लियरली, थोड़ा सा एनालिटिकल जा सकता है कि हाउ प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स आर वर्किंग, क्या ड्रॉबैक्स हैं इनमें, क्या हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं, इनकी कंडीशंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज थोड़ा सा एनालिटिकल है, इसमें आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स का यूज जरूर करें, ठीक है। मेनली साइंस के पेपर में जितना करंट अफेयर्स का आप यूज करेंगे उतना आपको फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स में जो चीजें चल रही होती हैं, जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं, जिन पे सबसे ज्यादा अभी इस समय हाइप चल रही होती है, उन क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये पेपर दो चीजों से चलेगा, आपके रिसेंट में जो चीजें चल रही हैं उनसे आप डील करिए, और बेसिक डेफिनेशंस जो हैं भाई उनको आप प्रिपेयर कर लोगे तो इस क्वेश्चंस या इस पेपर को डील करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। कम टाइम में ये पेपर कंप्लीट हो जाता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? आता है तो आता है, नहीं आता है तो पेपर छूटता ही है या फिर नहीं करते हैं हम, इसमें अपने मन से कुछ नहीं लिख पाते, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन अगर आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले इस पार्ट को लिख के अपने नोट्स बना के इसको साइड रख दीजिए। बस डेली इसको रिवीजन करना है, या अगर डेली नहीं कर पा रहे हैं तो हफ्ते में एक बार इसको रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि ये इजीली लर्न नहीं हो पाता, ठीक है। फिर लास्ट यूनिट है हमारी एनवायरमेंट से रिलेटेड। एनवायरनमेंट से वाली लीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उनके एग्जाम्पल के साथ हमें इसे डील करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बायो रिएक्टर वाली बात बताई, ठीक है, ये वाली बात आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। कैसे कि इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, कॉस्मेटिक बनाने में, ऑर्गेनिक चीज़ों को बनाने में, नेचुरल हर्बल्स में बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम ना हो उस चीज़ के लिए हमने बायो रिएक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, सो दैट पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। तो इससे कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये वाला जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इसको आई वुड सजेस्ट कि आप NCERT
या फिर ई ज्ञान कोश में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। या फिर कोचिंग के नोट्स अगर हैं आपके पास प्रॉपरली किसी भी कोचिंग के या फिर कहीं भी मिल रहे हैं, आप इनको नोट्स को देखिए और इनको कवर करिए, ठीक है। एनवायरमेंट पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, एंडेंजर एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ठीक है। एंडेंजर एक्सटिंक्ट स्पीशीज पे हमेशा क्वेश्चन आया कौन कौन से एक्ट्स एसोसिएटेड है इनसे, ठीक है। क्वेश्चन ये बहुत कम आता है कि कौन सी एंडेंजर्ड है कौन सी एक्सटिंक्ट है। इनसे रिलेटेड एक्ट्स या कोई से रूल्स अगर आए हैं या कोई भी लॉज हैं तो इनसे रिलेटेड लॉज को हमेशा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको लेकर रखता है। एनवायरमेंट एजुकेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका 10 मार्कर में आने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं, ठीक है। प्रोग्राम क्या है, कौन से प्रोग्राम्स है हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, ठीक है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी क्लियरली आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि हमने भी बायो रिएक्टर की बात करी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसीज और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मतलब आपको इंडिया के पर्पस में आप इंडिया और वर्ल्ड लेवल पे जितने भी एक्ट्स और प्रोविजंस बन रहे हैं, ठीक है, वो आप अलग से लिख के रख लीजिए, ठीक है। अब इसका तरीका हमेशा ये होता है एक बार में नहीं लिखना है। एक्ट्स और प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लिखने वाले हैं तो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड कर लीजिए, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड एक्ट्स हो सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड एक्ट्स हैं, ठीक है। तो इन सारे एक्ट्स के लिए इनको भी सेग्रीगेट करके इन एक्ट्स को हम लिखने का काम कर सकते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड, डेजर्टिफिकेशन रिलेटेड, ठीक है, ओवरऑल क्लाइमेट रिलेटेड। तो इन सब का अलग अलग हेडिंग डाल के अगर आप एक्ट्स बनाएंगे तो आपके आंसर में डायमेंशंस भी आ जाएंगे और याद करना भी थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, रोल ऑफ ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, बैगा, सहरिया, भारिया एक्सेट्रा इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन। तो जब भी आप एमपी पढ़ते हैं तो ये लोग जो मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि एक 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 मेथड अभी बीच में चला था हलमा, ठीक है। हलमा मेथड, हलमा में क्या कर रहे थे ये लोग, प्रॉपरली अपने जो लैंड है उसको फर्टाइल या वाटर कंजर्वेशन की जो टेक्निक्स हैं उनको यूज करते हैं। तो ये जो ट्राइब्स है वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स हो गई, प्लांटेशन, हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है, इनको कैसे यूज करके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में कैसे हेल्प करते हैं। बस थोड़ा सा स्पेसिफिक, और ये थोड़ा सा क्वेश्चन ये इसमें डीप आ सकता है क्योंकि कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आ जाती हैं जो हमको नॉर्मली नोट्स में देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो इसके लिए इतना लोड नहीं लेना है, जितना बन सके उसको करिए। बाकी इसमें मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे या तो 7 मार्कर में खूब आया तो आया, नहीं तो ये 2 मार्कर के क्वेश्चन के हिसाब से ज्यादा बनते हैं, और अगर ज्यादा आया तो 7, लेकिन 10 मार्कर में आने के इसके चांसेस कम हैं, ठीक है। नेक्स्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसका ये जो टॉपिक है वो आपका 10 मार्कर रिलेटेड है। और क्लीनेस सर्वे कैंपेन, ऑब्जेक्टिव सारी चीजें, और वाटर सिक्योरिटी इन द फील्ड ऑफ वाटर, ये भी वाटर सिक्योरिटी वाला 10 मार्क है। जो नीचे के टॉपिक्स हैं 10 मार्कर से रिलेटेड है, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, वाटर सिक्योरिटी, क्लीननेस ड्राइव, अर्बन स्वच्छ भारत अभियान है, इनसे रिलेटेड आपके कौन से एक्ट्स हैं, कौन सी स्कीम चल रही हैं, जितने भी एनवायरनमेंट हो गए या जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े इस पेपर में, एक्ट्स स्कीम करंट अफेयर्स, इन सब की इंपॉर्टेंस या इन सब की नॉलेज बहुत जरूरी रहती है, ठीक है। तो अब ये पूरा हमारा सिलेबस का ओवरव्यू हुआ। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये क्वेश्चन मैंने मेनली लिए हैं आपके कहाँ से, ये 2024 वाले ही क्वेश्चंस हैं। लास्ट ईयर के और पुराने पीवाईक्यू मैंने सॉल्व नहीं करे हैं क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न हमारा चेंज हो चुका है, क्योंकि साइंस का पोर्शन बहुत कुछ हट गया है। लेकिन हाँ, जो पोर्शन कॉमन है जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, कुछ साइंस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल्स पे हैं, तो ये जो टॉपिक है आप इनके पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें। उनको सॉल्व करके जिस भी फॉर्मेट में, अगर 3, 5, 6, 15 में आए हों या फिर 3, 6, 10 या 11 मार्कर में आए हो, जिस भी फॉर्मेट में आए हो आप उनको उसी फॉर्मेट में लिख के रखें जो अभी के हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है। जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन आया, शॉर्ट नोट बोला है, ठीक है। अब शॉर्ट नोट का हमेशा, अगर 2 मार्कर में कोई शॉर्ट नोट आ जाता है तो हमेशा कोशिश करो कि जितने आप इसके डायमेंशनल पॉइंट्स दे सकते हो ना, अलग अलग बातें लिख सकते हो, 2 से 3 बातें आप यहाँ पर लिख के खत्म करो। खुला है, सिंपल सी बात है, जो आपके मन में आ रहा है जितना आप लिख सकते हो उसको लिखिए। जैसे हमने आर्यभट्ट की एस्ट्रोनॉमी पर शॉर्ट नोट्स बोला है, क्या लिखा, आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमिक सिस्टम वाज नोन एज औदक सिस्टम, ठीक है, औदयायक सिस्टम, एक नॉलेज, ठीक है। क्या इंक्लूड करता है ये, अर्थ की रोटेशन,
प्रोवाइडिंग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्सिस और एक्यूरेटली कैलकुलेशन ऑफ द सिडरल रोटेशन ऑफ द ईयर। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल जो आर्यभट्ट का एस्ट्रोनॉमी में कंट्रीब्यूशन था तो उसको ही ओवरऑल क्या बोला गया, ऑडियक सिस्टम बोला गया। सिंपल सी बात है, उस पूरे सिस्टम पे उन्होंने एस्ट्रोनॉमी पे इन चीजों पे ही काम करा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे 3 पॉइंट्स में हमने ये बातें लिख दी। फिर नेक्स्ट चीज आती है आपकी क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड करा है कि जो 2 मार्कर्स में डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन आते हैं बच्चों को बहुत डाउट होता है। क्या करते हैं, जितना स्पेस रहता है डिफरेंस बिटवीन के लिए वो एक एक लाइन लेके इम्यूनाइजेशन ये है, वैक्सीनेशन ये है, बस इतना लेके खत्म कर देते। नहीं, अगर 2 मार्क्स में भी डिफरेंस का क्वेश्चन आ रहा है, हमें यहाँ बेस पॉइंट्स नहीं बनाना है क्योंकि बेस पॉइंट के लिए इतनी जगह नहीं रहती, लेकिन हमें कोशिश करना है कि डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आ रहा है तो एटलीस्ट उसे पॉइंट्स में तो लिखें। ठीक है, और बीच में एक प्रॉपर लाइन होनी चाहिए ताकि देखे कि भाई आप यहाँ पर इम्यूनाइजेशन बता रहे हैं, आप यहाँ पर वैक्सीनेशन बता रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपरली यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 भाग में डिवाइड करना है और दोनों की 3-3 पॉइंट्स, 2-2 पॉइंट, जितना भी आपकी राइटिंग के ऊपर है 3 पॉइंट तो कोशिश करें कि हम लिखें। जितनी लाइन्स दिए, खाली लाइन्स वैसे अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन टू द पॉइंट, सिंपल सा आंसर है, इट इज द रिजल्ट, इट इज द प्रोसेस achieved by other than vaccination way to achieve immunization। ठीक है, गारंटी ऑफ प्रोटेक्शन डज नॉट गारंटी प्रोटेक्शन। ठीक है, दोनों की चीजें हैं, इस टॉपिक को हम प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करेंगे। मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये था कि डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आता है तो लिखने का तरीका आपका ये है, शॉर्ट में लिखिए, टू द पॉइंट बात लिखिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लिखने के बाद आगे बढ़िए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है मैथ्स का क्वेश्चन। मैथ्स के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, क्वेश्चन आता है तो जैसे कि हम बचपन में सॉल्व करते थे ना कि गिवन क्या है, गिवन के बाद हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है, या फाइंड आउट क्या करना है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ भी थोड़ा सा लिखनी पड़ेंगी क्योंकि आपके गिवन के बाद आपका कौन सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा फॉर्मूला भी आ जाए ताकि पता ना चले कि आपने आगे पीछे से देख के लिख लिया है। ठीक है, वैसे मेंस में ऐसा हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी अगर मैथ्स अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल सीधा आंसर लिखने से बचें। कोशिश करें कि 2-3 पॉइंट में इसको कंप्लीट किया जाए, चाहे वो 2 में आए, चाहे तो 7 में आए, चाहे 10 में आए। ठीक है, हमें मैथ्स की प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है, स्टेप मार्किंग जैसे कहते थे हम लोग 10th-12th में, वही है। क्या था, मार्क्ड प्राइस दिया एमपी, यहाँ मैंने छोटा कर दिया क्यों, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में यहाँ यूज करा है। 840 सेलिंग प्राइस ये हो गई, डिस्काउंट मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करके। ठीक है, ये इसका डिस्काउंट निकल गया, तो डिस्काउंट पूछा था तो डिस्काउंट ही आ गया। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ लिख दिया कि डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, तो ये करके यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ गया आपका, 15% आ गया। ठीक है, तो जो आंसर आया उसको हमने प्रॉपरली बॉक्स में मेंशन कर दिया। रुपीज थोड़ा सा गलत दिख नहीं रहा होगा, चलो ₹126 आ गया और यहाँ पर 15% डिस्काउंट आ गया। ठीक है, तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पर, हमारा फॉर्मूला भी आ गया, हमारा गिवन भी आ गया, हमारा आंसर भी आ गया। तो 2 मार्कर में अगर मैथ्स आ रहा है तो इसको ऐसे डील करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोबर इक्पा, सिंपल मीनिंग था, 3 पॉइंट्स में लिखिए, आगे बढ़िए। ठीक है, फिर डिस्ट्रोफिक लेक है, सिंपल उसको डिफाइन करने के लिए कहा था, सिंपल डिफाइन करा। कोई लेक्स कोई भी टर्म पूछी है तो उस टर्म का कोई एग्जाम्पल हो तो डेफिनेटली उसको एग्जाम्पल के साथ आप कोट करें, उसके बाद आगे बढ़े। ठीक है, हमेशा याद रखना, कोई भी चीज अगर पूछी जा रही है, अगर कोई भी लेक आ रहा है, कोई किस टाइप का कोई भी चीज आ रहा है, उस टाइप से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम्पल मेंशन करने का हो तो डेफिनेटली हमें उसका एग्जाम्पल मेंशन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हमारा क्वेश्चन 7 मार्कर, व्हाट इज ज्ञान मुद्रा डिस्क्राइब्ड इन योगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जितने भी आयुर्वेद, योग, आयुष के क्वेश्चन हैं वो इसी टाइप्स में आएंगे। ठीक है, कोई मुद्रा आ रहा है, कोई भी आपका क्या कहना चाहिए कि सिंपल आ रही है कि भाई ये वाला ट्रीटमेंट कैसे होगा, कोई भी ट्रीटमेंट कैसा आ रहा है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं किसी भी डिसीज से रिलेटेड या किसी चीज़ के क्योर से रिलेटेड, तो हमेशा याद रखना, इसमें 2-3 चीज़ों पर याद रखना कि व्हाट क्या है ये, ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है, उस चीज़ को हम कैसे करते हैं, उसके बाद उससे बेनिफिट क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और उससे अगर कोई साइड इफेक्ट्स वाली बात अगर मेंशन है तो साइड इफेक्ट्स वाली बात लिख सकते हैं अपन इसमें। ठीक है, बस ये 3-4 चीज़ें किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड अगर आ रही है, जैसे ज्ञान मुद्रा है, क्या फ़ायदा है, कैसे होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं, इन 3 ही चीज़ बेस पे अगर 7 मार्कर में भी आता है या 10 मार्कर में आता है तो आप इसको प्रॉपरली इस प्रकार से डील करें। क्या है ज्ञान मुद्रा, सील ऑफ नॉलेज, अ हैंड जेस्चर
फॉर्मेशन, टचिंग द टिप ऑफ द थंब, पूरी फॉर्मेशन पे बात करी है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन बताया, पहले ज्ञान मुद्रा बताया, उसकी फॉर्मेशन बताई, फिर उसका हमने यूज बताया, ठीक है। यूज के बाद किस टाइप के होते हैं और उसके बेनिफिट्स पे बात करी है, ठीक है। ये 3-4 चीजें करी हैं, थोड़ा सा यहाँ स्पेस नहीं बचा। अगर आपको लगता है स्पेस तो सब एक कंक्लूजन भी लिख सकते हैं कि ज्ञान मुद्रा का कोई अगर बेनिफिट, अगर 4 बेनिफिट्स आपको आते हैं तो 3 यहाँ पर लिखिए और चौथा कंक्लूजन में लिख के इसको प्रॉपरली एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग वाला जो आंसर है उससे उसकी तरह से डील कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 10 मार्कर का क्वेश्चन। थोड़ा सा स्पेस का इशू था क्योंकि मैंने पूरा पेपर ही उठाया था साथ में, तो आपको शायद दिख नहीं सकता, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने में अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो ये 2024 का पेपर है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने यहाँ पर डील करा है इंग्लिश में। व्हाट आर द सैलिएंट फीचर ऑफ NSCPV5 एंड संपूर्ण सुरक्षा केंद्र एज पर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हाउ इज NSCP5 build upon the game changer initiative of HIV AIDS prevention and control act 2017, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि साइंस वाले पेपर में या मोस्टली किसी और भी पेपर में अगर आपको कोई क्वेश्चन, ठीक है, उस क्वेश्चन में 2 से 3 चीजें पूछी जा रही हैं, ठीक है, 2 से 3 चीज अगर लिस्ट कर दी जाए, 2-3 आइटम्स हैज बीन आस्क्ड, तो कोशिश हमें ये करना है उन्हीं चीजों का क्या बना लेना है, आपको हेडिंग बना लेना है और जो जो पूछा है बस उसको लिखते चले जाइए और आंसर बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 3-4 चीजें हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ NSCPV5 एंड संपूर्ण केंद्र, ठीक। बच्चा बड़ा क्वेश्चन देके इसको छोड़ देता है, लेकिन अगर आप इसको तोड़ते तो क्या हुआ, सिर्फ साइलेंट फीचर हमें पहले बताने NSCPV के, फिर संपूर्ण सुरक्षा केंद्र के, ठीक है, एज पर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, क्योंकि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर ही आते हैं, दोनों चीज को बता देते हैं। फिर दूसरा पार्ट क्या बोला, हाउ इज NSCP5 बिल्ड अपॉन द गेम चेंजर इनिशिएटिव, मतलब सीधी सी बात है NSCPV5 के क्या बताने थे आपको, बेनिफिट्स बताने थे, ठीक है, बेनिफिट्स बताने थे, ठीक है। बिल्ड अपॉन किसके ऊपर बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स बताते हुए जो हमारा 2017 का एड्स प्रिवेंशन एक्ट आया था उसमें कुछ खामियां थी, उनके बेसिस पे इसने कुछ ना कुछ इसका फायदा उठाया, ठीक है। इतनी सी बात यहाँ पर समझ में आनी चाहिए थी, तो हमारा आंसर का जो फॉर्मेटिंग है, सीक्वेंस है, बहुत इजी हो जाता, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इन्हीं चीज को बताया, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन पर ध्यान देंगे ताकि इतनी सारी चीजें हैं, इन चीजों को हम एक साथ ले सके। जैसे कि द फाइट अगेंस्ट HIV इन इंडिया इवॉल्व सिग्निफिकेंटली ओवर द ईयर, ठीक है। द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन दिस फाइट, ठीक है। NSCP की बात हो गई। NSCP5 फिफ्थ फेज रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड विद संपूर्ण सुरक्षा केंद्र बीइंग इट्स कंपोनेंट, ठीक है। सब चीजों को हमने एक साथ क्या है, लिंक करने की कोशिश करी इंट्रोडक्शन में, हमेशा याद रखना। तो बस साइलेंट फीचर्स प्रॉपर फटाफट आप उनके साइलेंट फीचर्स बताएंगे, ठीक है। फिर संपूर्ण सुरक्षा केंद्र के साइलेंट फीचर्स आएंगे, फिर आपके आएंगे HIV एड्स प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम, वो क्या होता है, उसके ऊपर हमारा NSCPV का फायदा क्या हुआ है, वो सारी चीजें हमने जो थर्ड पॉइंट था उसको बताया है। फिर वे फॉरवर्ड में कुछ चीजें लिख के इसको कंक्लूजन के साथ सबमिट कर दिया, ठीक है। आपको जो PDF प्रोवाइड करेंगे तो उसको थोड़ा सा इसको शांति से डील करना। माय ऑब्जेक्टिव फॉर दिस पेपर कि आप इसकी अप्रोच कैसे फॉलो करें, आने वाले एग्जाम में इसको कैसे डील करना है। नेक्स्ट टाइम हम प्रॉपर क्वेश्चंस को लाके और इससे रिलेटेड जो टॉपिक होगा, क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उन क्वेश्चन में जो जो टॉपिक समझाने का होगा वो आपको समझाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।